Hi everyone, welcome to IMS Lucknow YouTube channel. So in today's video, we are going to solve CAT 2022 Slot 3 Quantitative Aptitude Sections. So इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सॉल्व किया था. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक सॉल्व करेंगे. So क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. Neetu had an initial capital of 20,000. Out of this, she invest 8,000 at 5.5% in Bank A, 5,000 at 5.6% in Bank B, and the remaining amount at X% in Bank C, each rate being simple interest per annum. Her combined annual interest income from these investments is equal to 5% of the initial capital. If she had invested her entire initial capital in Bank C alone, then her annual interest income in rupees would have been. तो देखो परसेंटेज के टॉपिक से ये सवाल है. परसेंटेज का एप्लीकेशन है यहाँ पे. सो 20,000 में से 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने ए में, और वहां पर रेट क्या था 5.5%. देन 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है बैंक बी में और रेट है 5.6%. एंड फाइनली जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 8 + 5 13 लेस कर दोगे, सो दिस वुड बी 7,000 जो सी में इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ है तो X% दिया हुआ है ना. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक साल में अगर आप 5.5% निकालते हो तो 80 इंटू 5.5 कर दोगे, वैल्यू क्या आएगी 440. 50 इंटू 5.6 कर दो, वैल्यू क्या आएगी 280. 7,000 का X% कितना होता है 70X. सो टोटल जो एनुअल यहाँ पे मिल रहा है, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आपको मिल जाता है 720 प्लस 70X. And this amount should be equal to 5% of 20,000, which is nothing but 1,000. तो सॉल्व करोगे तो यहां से 70x इज इक्वल टू 280 मिल जाएगा. सो वैल्यू ऑफ x वुड बी 4. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम पूरा का पूरा जो अमाउंट है इसको अगर हम सी में इन्वेस्ट करते तो ऑब्वियसली हमको 4% एनुअल इंटरेस्ट मिलता, एंड 4% ऑफ 20,000 वुड बी इक्वल टू व्हाट, would be equal to 800. So 800 would be our answer. So a very very basic level question. आसान सा सवाल था ये, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं थी. So I would rate it as a very very easy question. So moving on to the next question, which is question number 10. तो इसमें देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल दिख रहा है ये. टू कार्स travels from different locations at constant speeds to meet each other after starting at the same time. They take 1.5 hours if they travel towards each other, but 10.5 hours if they travel in the same direction. If the speed of the slower car is 60 km per hour, then the distance traveled in kilometer by the slower car when it meets the other car while traveling towards each other is. तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं. तो यहां पे देखो दो प्लेसेस हैं, ए और बी मान लेते हैं. मान लेते हैं इधर वाली कार फास्टर है और इधर वाली स्लोअर है. तो स्लोअर कार की जो स्पीड है ना वो आपको गिवन है कि 16 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड नहीं गिवन है तो वी कैन एज्यूम दिस टू बी x किलोमीटर पर आवर. और डिस्टेंस भी नहीं गिवन, डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं d किलोमीटर है. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती हैं तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या आएगी x + 60. तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड से जो टाइम मिल रहा है वो है 1.5 आवर. और अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो जो समय लग रहा होता है वो 10.5 लग रहा होता है. अगर हम इन दो इक्वेशंस का रेशियो ले लें, डिवाइड कर दें, तो हमें रिजल्ट मिलता है क्या, x - 60 डिवाइडेड बाई x + 60 इज इक्वल टू 15/105 और 1/7. सॉल्व कर लेते हैं तो 7x -
420 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। तो यहाँ से आपको 6x 480 मिलेगा और x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमें अब फास्टर ट्रेन की भी स्पीड मिल गई। फास्टर ट्रेन की स्पीड मिल गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब हमें डिस्टेंस क्या मिलेगी, डिस्टेंस हो जाएगा 140 इंटू 1.5 विच इज 210 किलोमीटर्स। 210 किलोमीटर्स। अब सवाल आपसे क्या पूछा गया है वो भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द अदर कार while traveling towards each other। तो देखो ये जो 210 की दूरी है, इसको अगर हम देखें तो फास्टर वाले की स्पीड 80 थी और स्लोअर वाले की 60 थी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस हमारी 80 के है तो ये डिस्टेंस क्या होगी 60 की होगी, क्योंकि समय दोनों को बराबर मिल रहा है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रही हैं। तो जब ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होता है इफ टाइम इज कांस्टेंट। तो 210 को हम लोग 80 और 60 में डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 120 मिल जाएगी और ये वैल्यू कितनी मिलेगी 90 मिल जाएगी। तो जो स्लोवर कार है वो कितना ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर और जो फास्टर है वो कितना ट्रेवल कर रही है 120। तो यहाँ पे स्लोवर कार के बारे में सवाल है, सो आंसर शुड बी 90 kilometers। So not a very difficult question, but you have to read this question very carefully। अगला सवाल देखते हैं। The arithmetic mean of all distinct natural numbers that can be obtained by rearranging the digits of 1421 including itself। मतलब 1421 जो नंबर है उसको भी हमें काउंट करना है। तो इसके डिजिट्स को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो एक डिजिट आपके पास 1 है, एक 4 है, एक 2 है, एक 1 है, 4 डिजिट हैं आपके पास। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर्स यहां पर हम बना पाएंगे, अगर चारों डिजिट डिस्टिंक्ट होते तो कितने नंबर बनते 4 फैक्टोरियल। अब उसमें से दो क्या है सेम है, सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सो 24/2 विच मीन्स 12। तो इस तरह के हम 12 नंबर्स ही बना सकते हैं। तो अब देखो 12 बहुत बड़ा काउंट नहीं है, तो एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि वी कैन राइट ऑल दी 12 नंबर्स एंड ऐड एंड देन टेक द एवरेज। दिस कुड आल्सो बी अ वे बट दैट माइट बी कैलकुलेटिव। तो और क्या सोच सकते हैं, अब जैसे जब भी आप नंबर बनाते हो तो मान लो हम ये 4 डिजिट का नंबर बनाने वाले हैं, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि किसी प्लेस पे कोई डिजिट कितनी बार आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 1 फिक्स कर दिया, तो अब आपके पास एक 1 तो यूज हो गया, 4 बचा है, 2 बचा है, 1 बचा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम 3 फैक्टोरियल नंबर्स बना सकते हैं, मतलब 6 नंबर्स बना सकते हैं थाउजेंड्स प्लेस की अगर हम बात करें। अब अगर आप थाउजेंड्स प्लेस पे रख देते हो, मान लो यहाँ पे 4 रख देते हो, तो 4 अगर रखोगे तो आपके पास बचा हुआ डिजिट क्या होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक और 1 होगा। तो दो डिजिट अगर सेम है तो यहाँ पे आपके 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितने नंबर बनेंगे, 3 नंबर बनेंगे। इसी तरह से अगर आप 2 यहाँ पे रखते हो तो भी आप 3 नंबर ही बना पाओगे। कितने नंबर बना पाएंगे हम लोग, 3 नंबर्स बना पाएंगे। तो अगर हम देखें तो थाउजेंड्स प्लेस पे 1 ज्यादा बार आ रहा है और 4 और 2 जो है वो कम बार आ रहा है। तो अगर हम केवल थाउजेंड्स प्लेस का सम निकालते कि थाउजेंड्स प्लेस पे जो चीजें आ रही हैं, सॉरी थाउजेंड्स कर लेते हैं इसको, तो हमें 1 मिल रहा है 6 टाइम्स और चूंकि थाउजेंड्स प्लेस पे है तो ये इसका सम होगा। और जो 2 है वो हमें कितनी बार मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है। हमें 4 हमें हमें 4 कितनी बार मिल रहा है, वो भी 3 बार मिल रहा है। तो ये तो हो गया थाउजेंड्स प्लेस का सम। और यही चीज सब पे अप्लाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम हंड्रेड्स प्लेस का सम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें 1 6 बार मिलेगा, लेकिन अब वैल्यू उसकी 100 होगी, क्योंकि अब सेकंड प्लेस पे कुछ भी आएगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये जो 2 आपको मिल रहा है ये आपको 3 बार मिलेगा। 4 कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा।
इसी तरह से अगर हम टेंस प्लेस की बात करेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही होता हुआ आपको दिखेगा। वहां पे आपको मिलेगा 1 × 6 × 10, 2 × 3 × 10, 4 × 3 × 10। और वंस प्लेस की बात करोगे तो वंस प्लेस पर भी आपको ऐसा ही होता हुआ दिखेगा। 1 आएगा कितनी बार? 6 बार। 2 आपको कितनी बार मिलेगा? 3 बार। और आपको 4 कितनी बार मिलेगा? वो भी 3 बार मिलेगा। सॉरी, दिस शुड बी 1। तो अब हम अगर इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते समय अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारी चीजें यहां पर देखो, 1 × 6, 6, ये कॉमन ही मिल जाएगा। तो ये आपको मिलेगा कितना? देखो, ये हो गया 6 + 6 12, एंड 12 + 12 24। तो ये 24 सब जगह कॉमन है। अब एक जगह आपको ये 1000 मिल रहा है, एक जगह 100 मिल रहा है, एक जगह 10 मिल रहा है, एक जगह 1 मिल रहा है। तो ये सम आपको मिलेगा 24 × 1 1 1 1। ये आपको मिलता है सम ऑफ ऑल दी नंबर्स। तो अब अगर आपको सम ये मिल रहा है तो एवरेज हमें निकालना है। अब अगर देखो तो हमें सम क्या मिल गया, इधर लिख देते हैं। सम हमें मिला 24 × 1 1 1 1। तो एवरेज कितना होगा? 12 नंबर है, तो 24 × 1 1 1 1 डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे तो हो जाएगा 2 2 2 2। सो पहला ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। तो देखो, मैंने ये सवाल थोड़ा डिटेल में सॉल्व किया बिकॉज आई नो कई लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो। अदरवाइज अगर किसी ने पीएनसी पढ़ रखा है तो उसमें सम ऑफ नंबर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने के बाद ये सवाल और आसान आपको लगता, क्योंकि आपको डायरेक्टली पता होता कि थाउजेंड्स प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस की अगर हम बात कर रहे हैं, हंड्रेड्स प्लेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 100 से करना है। तो आप डायरेक्ट भी 1 1 1 1 यहाँ पे लिख सकते थे। एनीवेज, अगले सवाल पे मूव करते हैं। द लेंथ ऑफ ऑल दी 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इंटीजर वैल्यूड। तो कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके 3 साइड आपको नोन है, एक कोई 1 है, एक कोई 2 है, एक साइड कोई 4 है, और एक अननोन है। देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड इज। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल में एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें सम ऑफ एनी 3 साइड्स इज ग्रेटर देन फोर्थ साइड होता है। तो अब यहां पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक क्या हो सकता है कि जो एक्स हो वो सबसे बड़ा साइड हो, ग्रेटेस्ट साइड हो। उस केस में भी अगर हम देखें तो हमें एक्स लेसर मिलना चाहिए बाकी 3 साइड्स के सम से। तो हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हमेशा 7 से क्या होगी? कम होगी। और हो सकता है कि जो लार्जेस्ट साइड हो, अब देखो 1 और 2 तो लार्जेस्ट नहीं हो सकते ना, बिकॉज एक साइड 4 भी दिया है। तो अब अगर एक्स लार्जेस्ट नहीं है तो लार्जेस्ट क्या होगा? 4 होगा। तो अगर 4 होगा लार्जेस्ट साइड, अगर हम कहते हैं कि 4 इज द लार्जेस्ट साइड, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि 4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 + 2 + 4। लेस देन, इक्वल टू भी नहीं, लेस देन 1 + 2 + 4, सॉरी 1 + 2 + x। 4 तो हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पे एक जो अननोन साइड है वो आ जाएगा कितना? x। तो यहां से आपको मिलता है x इज ग्रेटर देन 1। अब अगर x 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो जो पॉसिबल वैल्यूज x की निकल करके आएंगी वो क्या क्या होंगी? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। तो आपसे पूछा गया कितनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज हैं, सो आंसर शुड बी 5। वी हैव 5 पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज। So not a very difficult question if you know this concept कि for any quadrilateral sum of any three side is always greater than the fourth side। जैसे ट्रायंगल में आप पढ़ते हो sum of any two side is greater than the third side। अगला सवाल देखते हैं। The average of all 3-digit terms in the arithmetic progression 38। तो देखो 38, 55, 72 so on। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला टर्म सीरीज का 38 है,
और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है, 17 का दिख रहा है। तो इस सीरीज का जनरल टर्म क्या होगा, आप पढ़ते भी एपी में, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो वी कैन राइट 38 प्लस 17n minus 17. So this would be 17n plus 21. ये हमें हमारी सीरीज का जनरल टर्म मिल गया। अब अगर देखो तो 17n प्लस 21, अब यहां सवाल में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है कि आपको केवल उन नंबर्स का एवरेज बताना है जो 3 डिजिट के हैं। तो 3 डिजिट का नंबर अगर हम निकालें तो सबसे पहला नंबर हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। 3 डिजिट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहला नंबर मिलेगा 17 इंटू, अब अगर आप 4 रखते हो तो 68 प्लस 21 छोटा मिलेगा। अगर हम 5 रख देते हैं तो 17 इंटू 5 प्लस 21 हो जाएगा, विच इज 85 प्लस 21, विच मीन्स 106। और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगर हम लार्जेस्ट निकालने की कोशिश करें तो लार्जेस्ट नंबर हमें क्या मिलेगा, 17 इंटू समथिंग प्लस 21 करना है। अब हमारी कोशिश इसको 1000 या 999 के आसपास पहुंचाने की है। तो अगर आपको 17 का टेबल याद है तो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, और अगर मुश्किल लग भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे डिवाइड कर लो ना। जैसे अगर आप देखो तो ये जो भी वैल्यू है, अगर कोई मुश्किल भी आपको लग रहा है तो आप कह सकते हो कि ये 17 के प्लस 21 जो भी आएगा, 3 डिजिट का नंबर है तो 999 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो 17 के की वैल्यू क्या होगी, 999 माइनस 21 कर दो, सो 978 आ जाएगा। अब के की वैल्यू निकालनी है तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 17 से डिवाइड करते हैं, तो 17 इंटू 5 85 और ये 128 है, तो 128 का मतलब हो गया 17 इंटू 7, 17 इंटू, क्योंकि 17 इंटू 8 करोगे तो क्या मिलेगा, तो 17 इंटू 7 हो जाएगा, 119 होता है। अब अगर देखो तो 57 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है, तो हम कह सकते हैं के की जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 57 ही ले लेते हैं। तो ये नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 17 इंटू 57 प्लस 21। सॉरी, 1 सेकेंड। तो 17 इंटू 57 करते हैं तो हमें मिलता है 17 इंटू 7 119 969, और इसमें 21 ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है 990। तो अब देखो ये आपको मिल गया लार्जेस्ट नंबर। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो वी कैन से कि एवरेज क्या होगा, एवरेज हो जाएगा स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बाई 2। सो दिस नंबर इज नथिंग बट 1096 का आधा, so this should be 548. So 548 should be our answer. आंसर क्या आना चाहिए, 548। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, थोड़े बड़े नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, बट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसको रेट हम नहीं करेंगे, सो इट्स एन इजी वन। अगले सवाल पे मूव करते हैं। In an examination, the average marks of students in section A and B are 32 and 60 respectively. The number of students in section A is 10 less than that in section B. If the average marks of all the students across both the sections combined is an integer, then the difference between the maximum and minimum possible number of students in the section A is. तो देखो यहाँ पे आपको दो सेक्शंस के एवरेज मार्क्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो सेक्शन ए का एवरेज है 32, सेक्शन बी का एवरेज है 60। सेक्शन ए में मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इससे 10 ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ए में 10 कम है तो बी में ऑब्वियसली 10 ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि इनका जो एवरेज आता है कंबाइन करने पे वो एक इंटीजर आता है। तो एवरेज के लिए अगर हम देखें तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 32 के प्लस
60K प्लस 600 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं K+10। ये वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, एक इंटीजर मिलनी चाहिए, नेचुरल नंबर मिलनी चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे देखते हैं क्या मिलता है। दिस इज नथिंग बट 92K प्लस 600 और नीचे आपको मिल रहा है 2K प्लस 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम 46 कॉमन ले लें तो वी कैन राइट 2K प्लस 10। तो 46 इंटू 2 से 92 हो जाएगा एंड 46 इंटू 10 इज 460। तो बचा हुआ वैल्यू क्या है, 140 है, डिवाइडेड बाई 2K प्लस 10। अब अगर देखें तो हम लिख सकते हैं इसको 46 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2K प्लस 10। अब अगर देखो तो 46 तो ऑलरेडी एक इंटीजर है और आपको ये वैल्यू भी इंटीजर बनानी है। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो 140 अपॉन 2K प्लस 10 जो लिखा हुआ है 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 70 डिवाइडेड बाई K प्लस 5। तो अब K प्लस 5 एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 70 का क्या हो, फैक्टर हो। और K ऑब्वियसली नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव की हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली। तो अब देखो 70 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 70 कोई बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं, तो आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो। तो 2 इंटू 5 इंटू 7, इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, देखो एक 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 के बाद आपको मिलेगा 5, 5 के बाद आपको 7 भी मिलेगा, 7 के बाद 10 होगा, 10 के अलावा 14 भी इसका फैक्टर है, 14 के अलावा 35 इसका फैक्टर है और 35 के अलावा 70 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर है। अब अगर देखें तो 1 तो ये गलत हो गया क्योंकि K नेगेटिव मिल रहा है, ये भी गलत हो गया। 5 पे आते हैं तो 0 मिल जाएगा, गलत है। ये सही है, 7 तो हो सकती है वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा K प्लस 5 7 है तो K की हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाती है 2। और मैक्सिमम के लिए अगर हम देखें 70 पे अगर हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमारा K प्लस 5 क्या है, 70 है। तो उस केस में हमें K क्या मिलता है, 65 मिलता है। तो 65 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारी मिनिमम वैल्यू है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोगों से देखो सवाल क्या पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज सेइंग मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिफरेंस कितना है। तो आपको एक वैल्यू 65 मिल रही है, एक वैल्यू 2 मिल रही है, तो डिफरेंस कितना होगा, 63। सो 63 शुड बी आवर आंसर। सो आंसर इज 63। सो ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, थोड़ा मेहनत से इसको आपको करना पड़ेगा। बहुत इजी मैं नहीं रेट करूंगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी मैं रेट नहीं करूंगा। तो मीडियम डिफिकल्टी लेवल का ये सवाल था। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगले सवाल में देखो फंक्शंस टॉपिक से सवाल है। सो फंक्शन टॉपिक का ये सवाल है, आपको एक फंक्शन दिया गया है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, 2x माइनस आर हो जाता है अगर x ग्रेटर देन आर है या x इक्वल टू आर है, दोनों ही केस में। और आपको बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स हो जाता है आर के बराबर अगर x की वैल्यू आप लेस देन आर लेते हो। अब आपसे सवाल जो पूछा गया है वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये चेक करना है। तो देखो ऑप्शंस किस तरह के आपको दिए गए हैं, ग्रेटर देन आर, लेस देन और इक्वल टू आर, नॉट इक्वल टू आर, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो इसी तरह से हमें इनको चेक भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू पे सवाल आपसे नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग केसेस बना लेते हैं। मान लो हम कहते हैं कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो सपोज लेस देन आर है। तो उस केस में अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग ये सेकेंड वाली डेफिनेशन लगाओगे तो आप इसको लिखोगे एफ ऑफ आर, और एफ ऑफ आर की वैल्यू अब ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन लगेगी तो हो जाएगा 2 इंटू आर माइनस आर। तो ये फिर से आपको क्या मिलेगा, आर मिलेगा।
और फिर से r मिलने का मतलब क्या है कि हम इसको f ऑफ x बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x लेस देन r पे हमको ये चीज कैसी मिल रही है, ट्रू मिल रही है। बट इतने पे भी हम आंसर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे तो x लेस देन r का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप नोटिस करो तो x लेस देन r पे अगर ये ट्रू है तो कहीं ना कहीं हम बिना ऑप्शंस को चेक किए भी आंसर कर सकते हैं। अगर ये x लेस देन r पे ट्रू है तो ऑप्शन बी गलत तो हो ही नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर भी चलो आगे का हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शंस की मदद लें तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अब ये इक्वल टू पे भी सही हमें मिलना चाहिए। अगला केस देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि x की वैल्यू एग्जैक्टली r के बराबर है, अब हमें f ऑफ x निकालना है। तो हम कहेंगे कि भाई ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ, यहां पे आप वही लिखोगे 2r माइनस आर, तो हो जाएगा f ऑफ r। अब f ऑफ r फिर से वही लगाओगे तो फिर से आपको मिलेगा 2 ऑफ r माइनस r, यानी कि आपको r मिलेगा, यानी कि आपको f ऑफ x मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू r पे भी हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो दो हमें आंसर तो पहले ही मिल चुका है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम इसको चेक कैसे करते हैं। तो डिफरेंट केसेस बनाना मैं केवल यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि लेस देन पे भी करेक्ट मिला, लेस देन इक्वल टू पे भी करेक्ट मिला। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों की बात कर रहा है। हाउएवर इफ वी वांट टू चेक वी कैन चेक। तो अगर हम तीसरा केस लेते हैं कि x ग्रेटर देन r है, तो उस केस में अगर आप देखो तो f ऑफ x की वैल्यू आपको क्या मिलती, ये आपको मिलता है f ऑफ, अब x ग्रेटर देन r पे जो डेफिनेशन हमें मिलती है वो क्या मिलती है, ये हो जाता है 2x माइनस आर। ये आपको क्या मिलता, 2x माइनस आर। अब यहां पे अगर आप देखो तो 2x माइनस आर में भी अगर हम देखें तो अगर x ग्रेटर देन r है तो 2x माइनस आर भी ग्रेटर देन r होगा। तो फिर से वही डेफिनेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस आर माइनस आर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3r। तो ये देखो आपको ये fx के बराबर नहीं मिल रहा है, तो ये fx के बराबर आपको नहीं भी मिल रहा है। तो आंसर तो खैर आपका ये फर्स्ट वाले केस से ही निकल गया था। जैसे ही आपने इसको चेक किया तो यहाँ पे ये ट्रू मिला, और ये ट्रू मिला तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है बी के अलावा जिसको हम करेक्ट बोल सकें, और बी को हम गलत बोल ही नहीं सकते अब, है ना। तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, हमारा बी आने वाला है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो अगले सवाल में देखो क्या बोला गया, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी इक्वल है 8 सेंटीमीटर। अ सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर, और ये सर्कल पॉइंट ए से पास कर रहा है। Another circle drawn with center at A passes through B and C. Then the area in square centimeter of the overlapping region between the two circles is. तो देखो डायग्राम ध्यान से बनाना पड़ेगा इस सवाल में हम लोगों को। तो हमें बताया गया है कि आप पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, है ना। अब ये सर्कल हमने बनाया, थोड़ा एक बार फिर से बनाते हैं सर्कल को। अब जैसे ये बी सी जो साइड है डायमीटर मान लिया हमने, तो सर्कल जो बनाओगे वो कुछ ऐसा सा बनेगा। और यहाँ पे पॉइंट ए है सच दैट ए बी एंड ए सी ये दोनों इक्वल हैं, और इनकी वैल्यू आपको बताई गई है 8। तो ये चूंकि सेमी सर्कल में बन रहा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये आपको वैल्यू मिल जाएंगी दोनों। ये क्या होगा 4√2, और ये क्या होगा 4√2, ये क्या होगा 4√2। तो एक तो सर्कल का ये रेडियस आपको क्लियर हो गया, जो सर्कल बना है अभी इसका रेडियस आपको मिल गया कितना, 4√2 मिल गया। अब दूसरा जो सर्कल यहां पे बताया गया है वो कैसे बनाया गया है। अब कह रहे हैं हम ए को सेंटर लेते हैं। अब ए को सेंटर लेकर के एक सर्कल बनाते हैं जो बी और सी से पास हो रहा है। तो अगर बी और सी से पास हो रहा है तो उसका रेडियस 8 होगा। और अगर आप ये पूरी डिस्टेंस देखो, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें
तो ये 8 से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि नीचे भी 4√2 आएगा और ये ऊपर भी 4√2 है। तो यानी कि सर्कल कहीं इस सर्कल को बीच में कट कर रहा होगा, मतलब अब जो आप सर्कल बनाने वाले हो यहाँ से, वो ऐसे कहीं जाएगा 20 से, क्योंकि उसका रेडियस कितना है, 8 ही है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है इस सवाल में, ओवरलैपिंग एरिया पूछा गया है। तो ओवरलैपिंग एरिया का यहाँ पर मतलब क्या है पहले समझिए। तो ओवरलैपिंग एरिया अगर हम दोनों सर्कल की बात करें, तो ये जो सर्कल है आधा वाला, ये तो पूरा पूरा ओवरलैप हो रहा है, और इसके अलावा हमको ये वाला पार्ट भी चाहिए। तो पहले तो हम एक आधा सर्कल ऐड कर देंगे, 1/2 पाई, और उसका एरिया क्या आएगा, 4√2 रेडियस है। और अब इसमें हमें और क्या ऐड करना होगा, अब ये जो ऐड करना है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या काम किया जाता है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। तो देखो ये जो 90 डिग्री वाला सेक्टर बन रहा है, 90 डिग्री वाला सेक्टर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई, और रेडियस क्या है, 8 का स्क्वायर। और इसमें से हम ट्रायंगल का एरिया लेस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया इज 1/2, 8 इंटू 8। सो फाइनली ये वैल्यू आपको क्या मिलती है जरा देखते हैं। तो 4√2 का स्क्वायर कर दोगे 32/2, ये हो जाएगा आपका 16 पाई। ये आपको मिल रहा है 64/4, अगेन 16 पाई। और ट्रायंगल का एरिया आपको मिल रहा है 32। सो दिस इज 32 कॉमन, पाई -1। सो आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक कैट 2022 स्लॉट 3 का इस वीडियो में सॉल्व किया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।